बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, कैदी नंबर 804 इमरान खान ने अडयाला जेल से स्टूडेंट्स के नाम क्या हंगामी पैगाम भिजवाया है, ये बहुत बड़ी खबर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर आपके लिए बहुत एक्सक्लूसिव कि चीन ने उड़ने वाली रेलगाड़ी का कामयाब तजर्बा कर लिया है और इस हवाले से जो दुनिया भर में रिसर्च जारी है, इसमें वो अमेरिका से भी आगे निकल गया है। इस जादुई ट्रेन की रफ्तार कितनी होगी और ये किन इलाकों में सबसे पहले चलेगी और फिर ये उड़ेगी कैसे, ये सारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले हम अपने रवायती सियासी मौज़ूआत की तरफ आते हैं। इमरान खान की बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान वापसी का मामला फाइनल हो जाने के बाद ये जब खबर अब टॉप लेवल पर लीक हुई है तो इक़्तिदार के ऐवानों में भगदड़ मच गई है और हुकूमत में आला तरीन ओहदों पर बैठी हुई ताकतवर इंतज़ामी शख्सियात ने पिछले 2 हफ्तों के दौरान अपनी फैमिलीज़ को हंगामी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या सूरत हाल पैदा होने वाली है, पहले इस पर बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से ताकतवर लोगों ने अपने बीवी बच्चों को बाहर भिजवाना शुरू कर दिया है और आने वाले चंद माह के दौरान कौन कौन से ख़ानदान मुल्क से फ़रार होने की तैयारियां कर रहे हैं। इमरान खान ने एक अहम मुतालबा करके ये जो तैयारियां हो रही हैं बैरून मुल्क जाने की, इस हवाले से एक अहम पैगाम देकर इन लोगों को एक सिग्नल दिया कि इनके खुफिया मंसूबों की अडयाला जेल में बैठे कैदी नंबर 804 को पूरी खबर है। कप्तान के इस बयान से इन ताकतवर ख़ानदानों में खौफ व हरास मज़ीद बढ़ गया, ऐसा कहना है इस सारे मामले से आगाह हलकों का। किस सतह की ताकतवर शख्सियात नाज़रीन अपनी फैमिलीज़ को बैरून मुल्क भिजवा रही हैं या भिजवा चुकी हैं और कौन सी शख्सियात अपने ख़ानदानों को बाहर भिजवाने और अपने कारोबारों और जायदादों को समेटने की तैयारी कर रही हैं, इस तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाएंगे कि उन्होंने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सब्सक्राइब करके आपने घंटी का निशान यानी बेल आइकन भी ज़रूर दबाना है ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम खबर कोई अहम वीडियो आप तक पहुँचने से रह न जाए। नाज़रीन, एक और बड़ी अहम खबर हम आपके लिए ये लेकर आए हैं कि कप्तान ने अडयाला जेल से स्टूडेंट्स के नाम एक हंगामी पैगाम भिजवाया है कि जो बांग्लादेश के तलबा के इनकलाबी किरदार को देखकर बहुत पुरजोश हैं और मुतहर्रक हो रहे हैं मुल्क भर में और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। कप्तान ने ये हिदायत की है कि स्टूडेंट्स अभी पुरअमन रहें और किसी किस्म के जलसे जुलूस और मुजाहरे शुरू ना करें, बस अपनी तैयारी को वो मुकम्मल रखें लेकिन अभी एक्टिव ना हों। बहुत अहम पैगाम नाज़रीन स्टूडेंट्स को पहुंचाया गया है कि अभी आप रुक जाएं। खान ने इस यकीन का इजहार किया है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसी सूरत हाल की नौबत नहीं आएगी और मौजूदा जो गासिब हुक्मरान हैं उनको रुखसत कर दिया जाएगा कानूनी और आईनी तरीके से ही। हाँ, अलबत्ता हुकूमत ने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अगर किसी मरहले पर हसीना वाजिद बनने की कोशिश की तो फिर आवाम को और स्टूडेंट्स को बाहर निकलने की कॉल दी जाएगी। अभी ये मरहला नहीं आया। खान ने स्टूडेंट्स के नाम पैगाम में ये कहा है और साथ ही ये भी हिदायत कर दी है कि अवाम और स्टूडेंट्स और पीटीआई के कारकुन और खिलाड़ी अपनी तैयारी मुकम्मल रखें लेकिन अभी ज़्यादा मुतहर्रिक ना हों। नाज़रीन, खान के इस पैगाम से भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अंदर खाते तमाम मामला तय हो चुके हैं और पुरअमन तब्दीली का रोड मैप तैयार है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने ये देख लिया है कि 35 सालों से आजमाए हुए लुटेरों से उसने दोबारा जो उम्मीदें वाबस्ता की थीं
वो पूरी नहीं हो सकी। इमरान खान ने अपना और मौजूदा हुक्मरानों का नाम ECL पर डालने वाला जो बयान दिया था नाजरीन, अब आप अगर उसे स्टूडेंट्स के हवाले से जो हंगामी पैगाम अडयाला जेल से बाहर आया है इसके साथ मिलाकर पढ़ें और समझने की कोशिश करें तो आपको भी साफ नज़र आ जाएगा कि हुक्मरानों के क्रियाक्रम की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इनकी जो अर्थी है वो शमशान घाट में जलाई जाने वाली है और जो ताकतवर हुकूमती शख्सियात हैं उनका जो मामला आपके सामने अभी हमने बयान किया कि वो बाहर भिजवाना अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिलीज़ को, वो बिला वजह नहीं है। खान नाजरीन, अब आखिरी मौजू पे चलते हैं, जो उड़ने वाली ट्रेन है वो क्या मामला है, और इमरान खान जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल चीन के साथ वाबस्ता करना चाहता है उसकी वजह भी यही है कि दो वजूहात हैं। एक तो दुनिया का जो मुस्तकबिल है वो चीन है, और दूसरी वजह यह है कि चीन ने बड़े मेहनत से बड़े करप्शन पर काबू पाकर और अपनी इंतज़ामी सलाहियतों के ज़रिए अपने अवाम को गुर्बत की लकीर से बाहर निकाला है, और चंद यानी दहाई, एक डेढ़ दहाई के अंदर ही 35 से 45 करोड़ आवाम को वो लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में ले आए हैं। ये बहुत बड़ी नाज़रीन कामयाबी है। तो इमरान खान यही मॉडल चीन से लाना चाहता है, और जो टेक्नोलॉजी में भी चीन दुनिया में अब सबसे आगे जा रहा है, तेज़ रफ्तारी के साथ सफ़र कर रहा है, इसको भी खान समझता है। इसीलिए खान ने अपना जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान का वो चीन से वाबस्ता किया, और चीन में ही वो गए। सरमाई ओलंपिक्स में हम पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं, और फिर वहीं पे सारे वादे वईद हुए, चीन वहीं पे गारंटर बना। इसीलिए आप देख रहे हैं कि चीन ने मौजूदा शहबाज हुकूमत को कोई लिफ्ट नहीं करवाई, सऊदी अरब ने भी लिफ्ट नहीं करवाई, क्योंकि ये एक ही ब्लॉक है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मंजिल आने वाली है। तो नाज़रीन, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा अभी तक चीन के साथ दोस्ती को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने में अभी तक गोमगो का शिकार है और अमेरिका की झोली में ही बैठा रहना चाहता है, वो एक तरह से कुफरान नेमत का मुर्तकिब हो रहा है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक इतना अच्छा दोस्त दिया है, इतना अच्छा हमसाया दिया है, उसके स्ट्रेटजिक मफादात पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हैं, पाकिस्तान के उसके साथ वाबस्ता हैं, इतना अच्छा आपके पास मौका है, वहाँ पर ख्वाहिश भी है, तो आप क्यों उनके पास नहीं जा रहे? सिर्फ इसलिए कि आपके जो पिछले 35-40 साल से हुक्मरान हैं ये लोग चूँकि अमेरिका की झोली में बैठे रहे हैं, इन्होंने जो लूट मार करके पैसा बनाया है वो अमेरिका, बरतानिया और मगरब में पड़ा है, इसलिए ये अमेरिका, बरतानिया और मगरब की झोली से बाहर निकलना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो अब इसका यही रास्ता है कि इनसे भी जान छुड़ा ली जाए, और ये जो एक तरफा खारजा पॉलिसी है उससे भी जान छुड़ा ली जाए, और एक आज़ादाना खारजा पॉलिसी बनाकर चीन के साथ सऊदी अरब, ईरान, रूस, जो बाकी दुनिया के ममालिक हैं उनके साथ भी ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अब दुनिया का मुस्तकबिल हर हवाले से इन्हीं मुल्कों के साथ वाबस्ता है। तो जो उड़ने वाली ट्रेन की इस दौड़ में चीन जो है वो अमेरिका से आगे निकल गया है, अब उसकी बात करते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की दौड़ में नाज़रीन चीन किस तेज़ी से तरक्की कर रहा है उसका जो ताज़ा तरीन मुज़ाहरा है वो दुनिया की पहली फ्लाइंग ट्रेन या उड़ने वाली रेलगाड़ी का कामयाब तजर्बा है। 1000 किलोमीटर फी घंटा की जिसकी रफ्तार होगी, और जिसे अगले मराहल में फिर 1500 किलोमीटर तक भी बढ़ाया जा सकेगा। इस हवाले से जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स चीन के अखबारात में और आलमी अखबारात में और अमरीकी अखबारात में शाया हुई हैं, हम वहाँ से ये खबर आपके लिए लेकर आए हैं नाज़रीन। और एक वक्त ही ऐसा आएगा कि ये जो हवाई जहाज़ हैं और ये जो उड़ने वाली ट्रेन है, इन दोनों की स्पीड यकसां हो जाएगी। मुसाफिर गाड़ियाँ और माल गाड़ियाँ सब उड़कर अपनी मंजिल पर पहुँचेंगी। ये कैसे होगा? इतनी बड़ी ट्रेन कैसे उड़ेगी? ये बहुत बड़ी एक साइंस है। बहुत अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग दिया है, और उस दिमाग के ज़रिए अशरफुल मखलूक़ात मालिक कायनात ने आपको ऐसे नहीं कहा था नाज़रीन। इसीलिए कहा गया था कि अगर इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। देखे 1400 साल 1500 साल पहले भी महबूब खुदा देख रहे थे कि एक वक्त आएगा कि चीन जो है इल्म में दुनिया की क़यादत करेगा, और पाक मुसलमानों को फिर चीन जाना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए। और पाकिस्तान जो हमसाया है, जो मुमलकत खरासान थी उस ज़माने में, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे खरासान से ठंडी हवा आ रही है, खरासान से मुजाहिदीन आएंगे जो बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाएंगे, जो मुसलमानों को फ़तह दिलवाएंगे। तो वो मनाज़र आप देख रहे हैं
کہ کس طریقے سے بات اسی طرف جا رہی ہے. ظلم و ستم کی انتہا ہے عالم اسلام میں. جو قیامت برپا کی گئی پچھلے 15 20 25 30 سالوں کے دوران وہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت جو غزہ میں ہو رہا ہے اور ہم اور آپ اور سارا عالم اسلام اس وقت مجرم ہے, عالم انسانیت کا بھی اور عالم اسلام کا بھی اور اللہ کے رسول کا بھی. ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم نے انتہا کر دی ہے بزدلی اور بے غیرتی کی, اور اس لیے ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور معصوم بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, خواتین کو ذبح کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ناظرین کہ یہ جو منزل ہے یہ نیا اسٹریٹجک بلاک ہے اور عمران خان کی جو سوچ ہے اس طرف معاملات تیزی سے آگے بڑھیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اب یکسو ہو جائے. اس حوالے سے بہت سی اطلاعات یہی ہیں جس طرح کہ ابھی ہم نے اس ویڈیو میں ذکر کیا کہ معاملات فائنل ہو چکے ہیں اور بات اسی طرف جا رہی ہے. بات ناظرین اب ہم آپ سے کر رہے تھے کہ یہ ریلوے ٹرین اڑے گی کیسے. تو یہ سمجھ لیں کہ ریلوے لین جو ہے اب یہ جو ریلوے ٹرین ہوگی یہ ریلوے لائن پر نہیں چلے گی بلکہ ایک مقناطیسی ٹیوب یا ایک سرنگ تعمیر کی جائے گی ریلوے لائن کی بجائے, جس میں ہوا کا انتہائی کم دباؤ پیدا کر کے ہوا کی جو رگڑ ہے وہ نہ ہونے کے برابر کر دی جائے گی. اس ٹرین کے پہیے بھی نہیں ہوں گے اور یہ مقناطیسی ٹیوب کے اندر تھوڑا سا یعنی چند فٹ اونچا معلق ہو کر سفر کرے گی, یعنی یہ اڑے گی, یہ اس کا کوئی پہیہ نہیں ہوگا. اور کشش ثقل بھی اس جو مقناطیسی فیلڈ اس ٹیوب کے اندر یا جو سرنگ کے اندر بجلی کے ذریعے پیدا کیا جائے گا تو اس کی وجہ سے کشش ثقل بھی کم ہو جائے گی. تو تین چیزیں ہی ناظرین ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی سپیڈ کو روکتی ہیں. ایک آپ کے پہیوں کی رگڑ ہے, ایک ہوا کی جو رگڑ ہے جو آپ کی مخالفت میں جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو ہوا آپ کو ٹکراتی ہے, اور تیسری چیز کشش ثقل ہے جو آپ کو نیچے کو کھینچتی ہے اور آپ کی سپیڈ بڑھنے نہیں دیتی. تو ان تینوں چیزوں کو اس ٹیوب میں کنٹرول کر کے پھر گاڑی کو چلایا جائے گا ویکیوم سسٹم کے ذریعے اور مقناطیسی جو فیلڈ اندر بنایا جائے گا اس کے ذریعے. تو سب سے پہلے ناظرین یہ جو ٹرین تیار چلے گی یہ جو دنیا کے بڑے بڑے شہر ہیں ان کے درمیان چلے گی. مثلا شنگھائی اور بیجنگ کے درمیان چلے گی, نیو یارک اور واشنگٹن کے درمیان چلے گی, نئی دہلی اور بمبئی کے درمیان چلے گی, اور کراچی اور لاہور کے, اس طرح جو ہر ملک کے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کے درمیان چلے گی. تاکہ ٹرین کے لیے آپ کو پتہ یہ جہاز تو ہے نہیں کہ 150 مسافر ہوں اور جہاز 300 مسافر ہوں تو جہاز چل پڑے. ٹرین میں تو ہزاروں مسافر سفر کیا کریں گے اور اس نے پہنچ بھی سپیڈ سے جانا ہے 1000 کلومیٹر, پھر آخر میں 1500 یا 1500 کلومیٹر کی اس کی سپیڈ ہوگی جو جہاز کی سپیڈ ہوگی. لیکن یہ سفر بہت محفوظ ہوگا کیونکہ ایک ہی طرف کو یہ چل رہی ہوگی, اتنی اس کی سپیڈ ہوگی اور ایک محفوظ جو ایک سمجھ لے کہ ایک ٹیوب ہوگی اس کے اندر اس نے سفر کرنا ہے. جس طرح جہازوں کے خدا نخواستہ حادثات ہو جاتے ہیں, طوفان آ رہا ہوتا ہے, بادل ہوتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, ایئر پاکٹس ہوتی ہیں, تو وہاں پر اس کو حادثہ جہاز کو پیش آ جاتا ہے. اس کا تو تمام کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوگا, اس لیے اس میں حادثات کی شرح بھی بہت کم ہوگی, سفر بھی محفوظ ہوگا اور ریٹ بھی کم ہوگا ہوائی جہاز کے مقابلے میں. تو یہ ایک بہت اچھا سفر کا ذریعہ انسان تیار کرنے جا رہا ہے. اور دوسرے مرحلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جیسے پھر دو ممالک کے درمیان بھی یہ چلا کرے گی, جیسے چین کی سرحد سے آپ یوں سمجھ لیں کہ گوادر تک یہ ٹرین چل سکتی ہے. یہ مرحلہ لیکن 30-35 سالوں کے بعد آئے گا. یہ جو دو بڑے شہروں کے مختلف ممالک کے درمیان یہ چلنا شروع ہو جائے گی. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 15 سے 20 سال کے اندر اندر یہ وقت آ جائے گا. ناظرین چین دنیا بھر میں 2023 کے آخر تک 1,60,000 کلومیٹر طویل ریلوے نیٹ ورک قائم کر چکا ہے. یعنی چین ریلوے کے معاملے میں بہت دنیا سے ایڈوانس بھی جا رہا ہے اور جو کچھ وہ اس وقت تک کر چکا ہے وہ بھی حیران کن ہے. لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہمارا سب سے قریبی دوست چین ہے اور چین کا سب سے قریبی دوست پاکستان ہے, لیکن ہم اس 1,60,000 کلومیٹر طویل ریلوے نیٹ ورک میں ہمارا ایک میل بھی حصہ نہیں ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے اور یہ جو مغرب کے ہمارے 35-40 سال سے غلام حکمران ہیں, یہ ان کی جو چین کے ساتھ بے وفائی ہے اپنے عوام کے ساتھ بے وفائی ہے. کیونکہ 1,65,000 کلومیٹر طویل ریلوے نیٹ ورک چین کے اندر دنیا کے مختلف ممالک میں قائم کیا جا چکا ہے اور ایشیا سے یورپ تک درجنوں ممالک کے ساتھ اس ریلوے نیٹ ورک کے ذریعے چین کھربوں ڈالر کی تجارت کر رہا ہے. اور
اور اس 1,60,000 جو کلومیٹر طویل ریلوے نیٹ ورک ہے، اس میں 45,000 کلومیٹر ہائی اسپیڈ ٹرینیں ہیں، جن کو آپ بلٹ ٹرین اور دوسری ٹرین بھی کہہ سکتے ہیں، جو 400 میل 500 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہیں۔ تو ناظرین ہمارا اس میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے حکمرانوں نے چین کو بھی دھوکہ دیا، پچھلے 15-20 سال ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا، اور اس طرح کے مختلف پروجیکٹ جو پاکستان میں جو اصل تھا کہ آپ گوادر سے چین تک ایک ریلوے نیٹ ورک بناتے، یا کراچی سے لاہور تک ریلوے نیٹ ورک بناتے، یا جو کراچی سے لاہور اور پشاور والا نیٹ ورک ہے اس کو اپ ٹو ڈیٹ کرتے، ملک کا بھی فائدہ ہوتا، چین کا بھی فائدہ ہوتا، افغانستان کا بھی فائدہ ہوتا، خطے کے تمام ممالک اس کے ذریعے تجارت کرتے، سفر کی سہولتیں وسط ایشیا کو ملتی۔ ہم اصل کام ہم نے نہیں کیا اور دوسرے کاموں میں لگے رہے جہاں پہ ایسی جگہ پر پیسہ لگا۔ اچھا، یہاں پر اگر آپ پیسہ لگائیں گے تو اس سے انکم بھی جنریٹ ہوگی، آپ کو پھر یہ تیل اور بجلی مہنگی کر کے قسطیں نہیں دینی پڑیں گی، اسی نیٹ ورک سے پیسے بھی آئیں گے، جو اتنا بڑا وہ سسٹم ہوگا انٹرنیشنل تجارت کا، انٹرنیشنل ٹریڈ کا۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، ایسی ویڈیو کے ساتھ جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔